चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने हॉफमैन कार्विल अमाइन टेस्ट देखा था, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था, हॉफमैन अल्काइलेशन रिएक्शन देखा था और असाइलेशन रिएक्शन भी देखा था। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट लेक्चर में हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत समझा था। आज के लेक्चर में भी थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत जरूरी चार्ट्स पढ़ेंगे और हो सकेगा तो आज ही मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, अगर हो सकता है तो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और ये इसके जो क्वेश्चन है वो कम से कम 3 मार्क में आते हैं, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये याद रखना आपने को बहुत। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहला अगर मैं लिखता हूं तो ये इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमाइंस। ठीक है, अब अमाइंस के अंदर हमने देखा था 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन होता है। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इन तीनों के बीच में अगर हमको कोई डिस्टिंग्विशिंग करना है, यानी समझो ऐसा 3 बिखर रखा है, तीनों के अंदर मैंने एक के अंदर 1 डिग्री अमाइन रखा है, दूसरे में 2 डिग्री अमाइन रखा है, तीसरे में 3 डिग्री अमाइन रखा है और इनका जो लेवल होता है वो लेवल घुमा दिया है, तीनों के तीनों कलरलेस है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से बीकर में 1 डिग्री अमाइन है, कौन से बीकर में 2 डिग्री अमाइन है और कौन से बीकर में 3 डिग्री अमाइन है। तो इसी को पहचानने के लिए हम करते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हिंसबर्ग्स टेस्ट ऐसा क्यों नाम रखा गया, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को दिया उसका नाम हिंसबर्ग्स था, तो इसलिए इसका नाम रखते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हिंसबर्ग्स टेस्ट में हम करते क्या है। ठीक है, इन दिस टेस्ट, मैं इसलिए डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं आपको एक लिखने बोल देता हूँ। ठीक है, इन दिस टेस्ट वी डिस्टिंग्विश between 1 degree, 2 degree, 3 degree amines by using Hinsberg's reagent, by using Hinsberg's reagent। ठीक है, अब हिंसबर्ग्स टेस्ट के अंदर हमको हिंसबर्ग्स रिएजेंट यूज करना होता है। तो मुझे बताइए हिंसबर्ग्स रिएजेंट कौन होता है, तो ध्यान से सुनिए, हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है। इट इज नथिंग बट अरीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब इसका जनरल स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं तो ऐसा कुछ मिलेगा, एरोमेटिक रिंग, सल्फोनिल का मतलब होता है SO2 और क्लोराइड का मतलब होता है Cl, इस तरह से। तो अभी इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसको हम एक्चुअली हिंसबर्ग्स टेस्ट बोलते हैं या फिर हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखाई देगा आपको। देखिए, ये रहा बेंजीन, सल्फोनिल मतलब S डबल बॉन्डेड टू O और यहाँ पर लगा हुआ होगा क्लोरीन। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बहुत जरूरी कंपाउंड है। यही कंपाउंड जो है उसी को हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहते हैं। इसका रिएक्शन अगर हम 1 डिग्री अमाइन के साथ करेंगे तो अलग कंपाउंड मिलेगा, 2 डिग्री अमाइन के साथ करेंगे तो अलग कंपाउंड मिलेगा और 3 डिग्री अमाइन के साथ करेंगे तो अलग कंपाउंड मिलेगा। तो इस तरह से यूजिंग दिस रिएजेंट we can distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. So this test is called as Hinsberg's test and it is very important from exam point of view, right? Also some information is not updated in textbook, I will let you know. ठीक है, जैसे अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे करता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, मैं सब कुछ सेम रख रहा हूँ। ठीक है, बस मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऑपोजिट पोजीशन पर आप ले लीजिए मिथाइल ग्रुप को, यूं कुछ इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सही बात, पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये भी एक्चुअली हिंसबर्ग्स रिएजेंट है, बस ये क्या है, इसका रिएक्टिविटी बहुत अच्छा है, इसका एक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे जो यील्ड मिलती है कंपाउंड की वो भी बहुत अच्छी है, इसलिए ये जो है वो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया गया है पर पता होना चाहिए। ये जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है, पर ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि दिस नाउअडेज वी डोंट यूज दिस कंपाउंड, वी यूज दिस कंपाउंड पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इट्स अपडेटेड वर्जन ऑफ हिंसबर्ग्स रिएजेंट बट दैट इज वेरी गुड इन रिएक्शन टर्म्स। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप पहले प्रोसेस कर लीजिए, अपने बुक में लिख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये कंपाउंड यूज किया जाता है या तो ये कंपाउंड यूज किया जाता है। जब ये कंपाउंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको एक डिस्टिंग्विशिंग लेवल बना के देगा कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए बुक में, ये बोर्ड रब कर देता हूँ मैं और फिर से लिख देता हूँ रिएक्शन विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ठीक है, तब उसके अंदर हम देख रहे होंगे कि रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं कि हिंसबर्ग्स रिएजेंट अगर किसी 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज इफ आई यूज हिंसबर्ग्स रिएजेंट ऑन 1 डिग्री अमाइन, तो क्या होगा कि देखिए ये हिंसबर्ग्स रिएजेंट है, लेट मी राइट इट अगेन, ये बेंजीन है, एस डबल बॉन्डेड टू ओ, डबल बॉन्डेड टू, ये हो गया सल्फोनिल ग्रुप, ये हो गया क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन करेंगे 1 डिग्री अमाइन का, तो 1 डिग्री अमाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा, NH2 ग्रुप होगा उसमें और कनेक्टेड टू एक R ग्रुप होगा, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। चलो इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं, थोड़ा सा हीट कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से जो Cl है वो निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पर -HCl लिख देता हूँ, ठीक है, अमोनिया का H अमाइन ग्रुप का H निकल जाएगा और इसका Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बन रहा होगा, चेक कीजिए, बेंजीन रहेगा, S डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O एज इट इज। यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन से बनेगा, अब करेक्ट है, इसका एक H और इसका सेल निकल गया, तो इसके पास 2 H थे ना, एक H तो अभी बचा हुआ रहेगा, तो उस H को मैं जरा ऐसा यूं ऊपर करके लिख देता हूँ, ठीक है, और आगे जो ग्रुप है वो R एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना उसे मैं कहूंगा बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, AMIDE, ठीक है, अमाइड, इस तरह से, ऑलराइट, ठीक है। अब खास बात क्या है कि अगर मैं इसी का रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन से करता, देखो ये जो 1 डिग्री अमाइन है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, इसका रिएक्शन अगर मैं 2 डिग्री अमाइन से करता तो क्या होता, चेक कीजिए, कुछ यूं इस तरह से, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसके साथ 2 डिग्री अमाइन कैसे रिएक्ट करता है, 2 डिग्री अमाइन का ग्रुप ऐसा दिखाई देगा, कुछ NH दिखाई देगा, यहाँ को भी एक R होगा, यहाँ को भी एक R होगा, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एनीवे, ठीक है। जब इसको मैं हीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका H और इसका Cl निकल जाएगा फिर से, तो यूं यहाँ पर आपको HCl ऐसा निकलता हुआ नहीं मिलेगा। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये देखो बेंजीन रिंग है, ठीक है, S डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O, कनेक्शन किससे होगा, अब नाइट्रोजन से होगा, क्योंकि ये H और ये Cl तो निकल गया है ना, तो नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 2 कार्बन ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ऑफ कोर्स ये कंपाउंड भी होगा, इसे भी मैं बेंजीन सल्फोनिल अमाइड बोलूंगा, बेंजीन सल्फोनिल अमाइड टाइप ही कंपाउंड है, तो यही कहेंगे, ठीक है। ये जनरल नाम है ना, इसलिए मैं कुछ ज्यादा स्पेसिफिक्स नहीं बता रहा हूँ उसमें, राइट। तो इस तरह से कुछ मिलेगा। तो सर इसमें भी अमाइड मिल रहा है, इसमें भी बेंजीन सल्फोनिल अमाइड मिल रहा है, इसमें भी बेंजीन सल्फोनिल अमाइड मिल रहा है, तो डिस्टिंग्विशिंग कहाँ हुआ, रुको जरा। सपोज अगर मैं इसी कंपाउंड को, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग्स रिएजेंट को मैं 3 डिग्री अमाइन से रिएक्ट कराता यदि, तो 3 डिग्री अमाइन के पास में 3 R ग्रुप होते हैं कि नहीं, कुछ वो इस तरह से। जब मैं इसका रिएक्शन करवा देता और हीट कर देता, ठीक है, यूं कुछ इस तरह से हीट कर देता, अब इसके पास में H है ही नहीं जो Cl के साथ जा सके, इसलिए यहाँ पर हमको मिलता है नो रिएक्शन, हमको यहाँ कोई रिएक्शन मिलता ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास H है ही नहीं ना, HCl निकलेगा ही नहीं, HCl निकलेगा नहीं तो अमाइड बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन मिलता ही नहीं, बिकॉज 3 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन होता ही नहीं। यहाँ एक हाइड्रोजन होता है तो यू कंपाउंड मिलता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होता है तो ऐसा कुछ कंपाउंड मिलता है। अब यहाँ तो डिस्टिंग्विशिंग हो गया कि भाई जिसमें रिएक्शन नहीं होगा वो 3 डिग्री अमाइन रहा होगा, वो क्या रहा होगा बेटा, 3 डिग्री अमाइन रहा होगा, ठीक है। जिसमें रिएक्शन हो गया वो क्या होगा, या तो वो 1 डिग्री अमाइन रहा होगा या तो वो 2 डिग्री अमाइन रहा होगा, ठीक है। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री में भी डिस्टिंग्विशिंग कैसे करें, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप देखो 1 डिग्री अमाइन में और 2 डिग्री अमाइन में एक फर्क है, इसका जो नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ दोनों R ग्रुप है, SO2 और अटैच्ड है, और इसका जो नाइट्रोजन है ना उसके पास में एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो इससे क्या लेना देना है, लेना देना है, देखिए सल्फोनिल ग्रुप जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सल्फोनिल ग्रुप जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई, और सल्फर से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन जो है उससे अगर सल्फोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को और गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो सबसे इलेक्ट्रॉन खींचता है, अगर कोई उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इट विल बिकम फ्यूरियस। तो ये नाइट्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे ही वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा आपको नहीं लगता कि इसके अंदर H+ आयन जनरेट हो जाएगा, या फिर ऐसा मैं बोलूं नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो H+ बन के निकलेगा, और जो भी कंपाउंड H+ बन के निकलता है एक्वेस मीडियम में हम उन कंपाउंड्स को एसिडिक कहते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो H है इसे मैं कह सकता हूँ एसिडिक प्रोटॉन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो H है वो बहुत अच्छे से H+ बन के निकल जाएगा अगर मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो ये एसिडिक कंपाउंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एसिडिक प्रोटॉन एब्सेंट है, यहाँ पर कोई एसिडिक प्रोटॉन है क्या, नहीं, तो इस कंपाउंड के अंदर क्या है बोलो, एसिडिक H इज एब्सेंट ओवर इन दिस कंपाउंड,
ठीक है, एसिडिक H इज एब्सेंट, इधर एसिडिक H इज प्रेजेंट। तो देखो इसमें एसिडिक कंपोनेंट है, इसमें एसिडिक कंपोनेंट नहीं है, तो मैं काम करता हूँ इन दोनों ही कंपाउंड को ना, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में मैं आगे एक रिएक्शन करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ पता है, मान लो मैंने KOH डाल दिया, कौन सा KOH, एक्वियस KOH, ठीक है, इसमें भी मैंने क्या डाल दिया, एक्वियस KOH डाल दिया, ठीक है। अब देखो KOH और वाटर एक बहुत ही अच्छा बेसिक मीडियम है, और ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक है बिकॉज ऑफ दिस H। तो आपको नहीं लगता ये H और ये OH वाटर बन करके निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ सॉल्ट टाइप कंपाउंड मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, S डबल बॉन्ड O एज इट इज रहा होगा, फिर यहाँ पर N आ जाएगा, फिर यहाँ पर R आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो H प्लस निकल गया तो N पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, H प्लस निकल गया इस OH के साथ में तो वाटर बन गया, और ये जो K प्लस है इसके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के थ्रू चिपक जाएगा कुछ यूं इस तरह से, ठीक है। तो देखो आपको वहां एक सॉल्ट टाइप कंपाउंड मिल रहा है, करेक्ट, क्या मिल रहा है बेटा वहां पे आपको, एक सॉल्ट टाइप कंपाउंड, तो एक सॉल्ट टाइप कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें KOH का एक्शन करूं, यहाँ पर कुछ एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट ही नहीं है तो वाटर लॉस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे सॉल्ट टाइप कंपाउंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मतलब इनफैक्ट ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इस एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होगा क्या, नहीं डिसॉल्व होगा। मतलब यहाँ पर आपको इनसॉल्यूबल, यहाँ पर आपको इनसॉल्यूबल मटेरियल मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पर, इनसॉल्यूबल मटेरियल। पर देखो ना, अगर हम लोग ने इसके अंदर KOH का एक्शन किया तो आपको सॉल्ट मिला, और सॉल्ट तो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज सॉल्ट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है वाटर के अंदर। तो ये जो मटेरियल है ये एक सॉल्यूबल मटेरियल है, सॉल्यूबल मटेरियल है, ठीक है, समझ में आया ये बात। तो ये एक सॉल्यूबल मटेरियल है और ये एक इनसॉल्यूबल मटेरियल है, कोई बात। देखिए अगर इसमें इसके अंदर, अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर एसिड का एक्शन कर दूंगा ना, एसिड का एक्शन जैसे HCl डाल दिया ना, तो ये फिर से अपना ओरिजिनल कंपाउंड बना करके दे देगा, ठीक है। बेस डाला तो वो डिसॉल्व हो गया, एसिड डालेंगे तो वो रिजेनरेट हो जाएगा। ये स्टेप का कोई खास जरूरत नहीं है, तो बस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बता दिया। अब देखो डिस्टिंग्विशिंग कैसे होती है, मैं अगर सल्फोनिल क्लोराइड डाल के 1 डिग्री अमाइड में डालूंगा आई विल गेट अमाइड, सल्फोनिल क्लोराइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड उठा के 2 डिग्री अमाइड में डालूंगा आई विल अगेन गेट अमाइड, ठीक है। 3 डिग्री अमाइड में तो रिएक्शन ही नहीं होता है। अब दोनों जगह अमाइड मिलने के बाद मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूं कि ये जो अमाइड है वो 1 डिग्री का है, ये जो अमाइड है वो 2 डिग्री का है। बहुत सिंपल है, आप दोनों ही कंपाउंड के अंदर क्या डाल दो, एक्वियस KOH डाल दो। अब 1 डिग्री वाले के पास में एसिडिक H रहा होगा, 2 डिग्री के वाले के पास एसिडिक H नहीं रहा होगा। तो जब आप एक्वियस बेस डालोगे, KOH जैसा एक एक्वियस स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, तो बेस वाला कंपाउंड क्या करता है, एसिड वाले को पकड़ लेता है। तो इसके पास एसिड है, आप बेस का एक्शन करोगे तो सॉल्ट बन जाएगा, करेक्ट। और सॉल्ट जो है वो पानी में बहुत अच्छे से डिसोसिएट हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको है ना, जैसे आप KOH डालोगे ये कंपाउंड डिसॉल्व होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अपने आपको सॉल्ट बना लेगा और वाटर के प्रेजेंस में डिसॉल्व कर लेगा। तो तुरंत ये कंपाउंड जो है वो एक सॉल्युबल मटेरियल बन जाएगा। लेकिन 2 डिग्री अमाइड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास में एसिडिक H होता ही नहीं है। अब वो एसिडिक H नहीं होता है तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो सॉल्ट नहीं बनेगा, तो डिसॉल्व नहीं होएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक इनसॉल्युबल मटेरियल मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिंसबर्ग्स रिएजेंट कैसे काम करता है डिस्टिंग्विशिंग करने में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एग्जांपल्स ले लूंगा। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री अमाइड का कोई एग्जांपल दे दिया, 2 डिग्री अमाइड का एग्जांपल दे दिया, 3 डिग्री का अमाइड का एग्जांपल दे दिया, और आपको डिस्टिंग्विश करने बोल दिया। तो आपको रिएक्शन लिखने अच्छी तरह से आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन करने आना चाहिए कि किस तरह से एसिडिक होने की वजह से, एसिडिक H होने की वजह से हम एक्वियस मीडियम के अंदर सॉल्युबल मटेरियल क्रिएट करते हैं। अच्छा, इस अगर ये एक बार सॉल्युबल मटेरियल हो गया, अगर वो तो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्युबल मटेरियल। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ओरिजिनल कंपाउंड उसमें से बाहर आ जाए, वापस आ जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन ऑफ एसिड करना चाहिए। कोई भी एसिड का एक्शन कर दूंगा तो मेरा कंपाउंड जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट और हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग्स टेस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इनफैक्ट यही चीज आप एरोमेटिक अमाइंस के अंदर भी कर सकते हैं। एरोमेटिक 1 डिग्री, एरोमेटिक 2 डिग्री, एरोमेटिक 3 डिग्री के अंदर भी डिस्टिंग्विश इस मेथड से किया जाता है। बट रिएक्शंस थोड़े से स्लो होंगे बिकॉज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में भी बेंजीन रिंग है और एरोमेटिक अमाइंस में भी बेंजीन रिंग रही होगी, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशंस में चले जाता है, दैट इज व्हाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिंसबर्ग्स रिएजेंट बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, काम का चीज है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली या स्किप नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए जैसे एक क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइलामाइन, डाइथाइलामाइन एंड ट्राइथाइलामाइन। तो बहुत आसान है, देखो इथाइलामाइन जो है 1 डिग्री है, डाइथाइलामाइन 2 डिग्री और ट्राइथाइलामाइन 3 डिग्री है। तो इसके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग हिंसबर्ग्स रिएजेंट। कैसे किया जाता है मैं एग्जांपल करके बताता हूँ, तो ध्यान से देखिए। आप पहले सबसे पहले हिंसबर्ग्स रिएजेंट लिखिए। हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इस तरह से। इसके नीचे इसका नाम लिख लीजिएगा, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ऐसे हर एक रिएजेंट के नीचे उसका नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। इसमें समझ लीजिए एक्शन करते हैं इथाइलामाइन का, तो इथाइलामाइन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है।
NH2, यूं कुछ इस तरह से आपको इथाइलामाइन दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए ये इसका नाम इसके नीचे लिख देता हूँ, दिस इज इथाइलामाइन इन कॉमन नेम। आप चाहे तो IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, उसका नाम IUPAC में इथेनामाइन हो जाएगा। ठीक है, यूं इस तरह से। ठीक है, चलिए इसका रिएक्शन करेंगे, जैसे हम थोड़ा सा हीट करेंगे, बताइए इसका जो H है उसका जो Cl है वो निकल जाएगा यहाँ से HCl। रिएक्शन तो बहुत आसान है, HCl तो निकालना है। तो अब रिएक्शन के अंदर हो जाने के बाद में बॉन्ड कैसे बनेगा कि ये बेंजीन रिंग रही होगी एज इट इज, सल्फोनिल ग्रुप एज इट इज रहा होगा, उसका Cl और इसका H निकल चुका है, तो अब बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन से बनेगा। और नाइट्रोजन के पास 2 H थे ना, एक H HCl में लॉस हुआ है, तो एक H तो अभी भी रहा होगा, तो मैं यूं उसको ऊपर करके लिख देता हूँ। और आगे का जो इथाइल ग्रुप है दैट इज CH2 CH3, वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज N के ऊपर इथाइल, N के ऊपर इथाइल ग्रुप है ना, N पे इथाइल, बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। तो दिस इज बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, कुछ यूं इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे पता चला कि इसके ऊपर एक H बाकी है, ये मुझे लिखना नहीं है एग्जाम में, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिखता हूँ कि ये जो H है वो एक एसिडिक H है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से H+ बन के निकल सकता है। क्यों H+ बन के निकल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, बट अभी इस वक्त बहुत ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि सल्फोनिल ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सल्फोनिल ग्रुप हैज मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो यहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन खींचेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन क्या बनेगा H+, यानी एसिडिक नेचर बताने की कोशिश करेगा। तो अगर ये एसिडिक नेचर बताने की कोशिश करेगा तो ये कंपाउंड बेस के साथ अच्छी तरह से रिएक्ट करेगा। इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एक्वियस KOH यूज करूंगा। जैसे ही इस एसिडिक H को बेस दिखाई दिया, बोलो यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हुए ये OH और ये H निकल जाएगा, तो यहाँ पर H2O निकलता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर हमको एक सॉल्ट मिलेगा। तो चलिए वो सॉल्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं कि यूं बेंजीन रिंग मिलेगा, H डबल बॉन्ड एज इट इज, बॉन्ड फ्रॉम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, पोटेशियम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और आगे का जो इथाइल ग्रुप है दैट इज CH2 CH3 एज इट इज। तो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो एक सॉल्यूबल मटेरियल मिलेगा। ठीक है, बताइए मुझे सॉल्यूबल क्यों मिलेगा, क्योंकि ये सॉल्ट है और सॉल्ट एक्वियस मीडियम के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो दिस इज सॉल्यूबल मटेरियल। अगर मैं किसी वजह से चाहता हूं कि मेरा ओरिजिनल कंपाउंड वापस आ जाए, तो आपको सिर्फ एक्शन ऑफ एसिड करना है इसके ऊपर, तो आपका पूरा मटेरियल वापस आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी 2 डिग्री अमाइन यानी डाइइथाइलामाइन का कैसे हम करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये लीजिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक्शन कर लेते हैं डाइइथाइलामाइन का, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा डाइइथाइलामाइन का। चलिए अब मैं C2H5 लिखता हूँ इथाइल ग्रुप के जगह पे, सो दैट मेरी थोड़ी सी जगह बच जाए। ठीक है, जब इसको मैं हीट करूंगा तो इसका जो H है, इसका जो Cl है वो निकल जाएगा बहुत आसानी से यूं इस तरह से, और मुझे यहाँ पर जो ग्रुप मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, बेंजीन H डबल बॉन्डेड टू कनेक्टेड फ्रॉम नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप में इस तरह से लगे हुए हैं। तो अगर मुझे इसका कोई नाम पूछेगा, इसका नाम तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, आप लिख सकते हैं वापस से। इसका नाम क्या आएगा, दिस इज N, डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। आप जरा अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिएगा। दिस इज N, डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, N के ऊपर ना दोनों इथाइल, इसलिए N, डाइइथाइल, और दिस फुल ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, दैट इज व्हाई। अब ये देखिए, मुझे पता है कि इसके अंदर कोई एसिडिक H नहीं है, तो जब मैं इसके अंदर एक्वियस KOH का एक्शन करूंगा, तो बताइए बेस के साथ ये इंटरेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये जो कंपाउंड है उसमें डिसॉल्व नहीं होएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक इनसॉल्युबल मटेरियल मिलेगा। ठीक है, और जैसे आपको इनसॉल्युबल मटेरियल मिला, आप समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड जो है वो 2 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 3 डिग्री अमाइंस, जो कि यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्राइइथाइलामाइन दिया हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा कि C2H5 जो है वो 3 बार रहा होगा विद नाइट्रोजन। अब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है HCl का रिएक्शन करने के साथ में, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको नो रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ मुझे डिस्टिंग्विशन करने में बहुत आसानी हो गई कि जिसमें रिएक्शन नहीं मिला वो 3 डिग्री अमाइन है, जिसमें इनसॉल्युबल मटेरियल मिलता है आफ्टर एक्शन ऑफ KOH वो 2 डिग्री अमाइन है, और जिसमें सॉल्युबल मटेरियल मिलता है आफ्टर एक्शन ऑफ KOH वो हमारा 1 डिग्री अमाइन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आया। तो इस तरह से अगर इसके ऊपर कोई भी और कंपाउंड का एक्शन करने बोल दे या कोई भी और तरह से क्वेश्चन पूछ ले, तो उम्मीद करता हूँ आपको करने आ जाएगा। एक ही एग्जांपल काफी है इतना समझाने के लिए, मैं होमवर्क में आपको थोड़े से एग्जांपल्स ट्राई करने के लिए देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया है कि एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन एंड एन डाइमिथाइल एनिलीन, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है बाय यूजिंग हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है और नाम लिखने आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ उतना तो आ ही जाएगा आपको। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में देखिए क्या दिया, एक्शन ऑफ पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऑन एन प्रोपाइलामाइन। अब पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में क्या होता है, कुछ नहीं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के पैरा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आएगा। ये एक अपडेटेड वर्जन है हिंसबर्ग्स रिएजेंट का, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिएक्शन तो SO2Cl जो ग्रुप है, S डबल बॉन्ड Cl ग्रुप है, उसी के साथ होने वाला है। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से सिर्फ रिएक्टिविटी अच्छी हो जाती है, बट रिएक्शन के ऊपर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इतना होमवर्क कर लीजिए, आप बाद में मुझे सेंड करके बोल सकते हैं कि आपको कितना आया कितना नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस। ध्यान से सुनिए, मैंने नहीं लिखा नाइट्रिक, मैंने लिखा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है। सबसे पहले नाइट्रस एसिड क्या होता है ये जान लीजिए। नाइट्रस एसिड होता है HNO2। ठीक है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखिए, HNO2 जो है नाइट्रस एसिड, ये एक अनस्टेबल एसिड है। ये कैसा बेटा, एक अनस्टेबल एसिड है। तो जो भी कंपाउंड अनस्टेबल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इन सिटू में प्रिपेयर करते हैं, इन सिटू प्रिपरेशन। ठीक है, तो जब आप इन सिटू प्रिपरेशन करेंगे, मतलब फ्रेशली प्रिपरेशन करेंगे, तो ही इसके रिएक्शंस हो सकते हैं। इसको आप कहीं स्टोर करके नहीं रख सकते, स्टोर करके रखोगे तो अपने आप को थोड़ी देर के बाद में ये डिकम्पोज कर लेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई वी मेक द रिएक्शंस ऑफ अनस्टेबल कंपाउंड्स बाय इन सिटू प्रिपरेशंस। ठीक है, तो देखिए चलो करते हैं इस रिएक्शन को। अगर मुझे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करना है तो पहले मुझे नाइट्रस एसिड जनरेट करना होगा। अब नाइट्रस एसिड कैसा दिखाई देता है, HONO, ऐसा लिख देता हूँ, HNO2 ही है। देखिए HNO2 ही है, बट मैंने उसको लिखने का तरीका HONO कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये नाइट्रस एसिड को हम बनाते कैसे, हम ऐसे बनाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि हम NaNO2 लेंगे, सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से NaCl निकल जाता है और HNO2 बन जाता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर हम लोग यूज करेंगे, बट ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही यूज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, NaNO2 को पहले वाटर में डिसॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज अ सॉल्ट। अब वो जो वाटर है उसको 0 टू 5 डिग्री टेम्परेचर तक लेके आएंगे, उसको ठंडा करेंगे एकदम। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको भी 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस में लेके आएंगे, और उसी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए हम दोनों मिक्सचर को, यानी NaNO2 का वाटर वाला सोल्यूशन और HCl को मिक्स करेंगे। टेम्परेचर 0 टू 5 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो 5 डिग्री के ऊपर गया तो रिएक्शन नहीं होगा, ये कंपाउंड प्रिपेयर नहीं होगा। तो ये टेम्परेचर रेंज को मेंशन करते हुए, ये टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करते हुए हमको नाइट्रस एसिड मिल जाएगा उस बीकर के अंदर, जिसमें हमने NaNO2 और HCl को मिक्स किया हुआ है। अब उसी टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करते हुए इतना ठंडा नाइट्रस एसिड है, इसी स्टेट में इसी टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट करेगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और हम इसके अंदर किसी अमाइन का रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, किसी भी अमाइन का रिएक्शन कर सकते हैं, बट राइट नाउ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करते हैं। तो RNH2 एक 1 डिग्री अमाइन ग्रुप है। ठीक है, उसका रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड के साथ कर दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ क्या बनता है, एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पर किस तरह से बनता है देखिए, ये जो NH2 है ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, 2 H को ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये H, ठीक है, यूं इस तरह से, और ये OH कुछ वाटर बन करके निकल जाएगा। ऑलराइट, और साथ ही में यहाँ पर बहुत सारा HCl एक मीडियम प्रेजेंट है। देखिए HCl हमने एक मीडियम एज अ मीडियम यूज किया, तो बहुत सारा HCl प्रेजेंट है। तो उस HCl का H, इसका H और इसका O फिर से एक वाटर बन करके निकल जाएगा। तो अब कंपाउंड बचेगा क्या, आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, R, ये एक N बचा हुआ है तो वो एक N लिखेंगे, ये दूसरा N बचा हुआ है तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं लिखता हूँ N2, करेक्ट है, और HCl का Cl बचा हुआ है तो Cl। अब ऐसा करने पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो यहाँ पर एक N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा N2 प्लस N Cl माइनस। अगर इसी को मैं ओपन करके लिखता हूँ, इसी का ओपन स्ट्रक्चर लिखता हूँ, तो देखो R N ट्रिपल बॉन्डेड टू N, करेक्ट है। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया, ये ठीक है, पर इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और यहाँ पर जो Cl माइनस है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से अटैच्ड है, यहाँ पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो ये जो N2 प्लस Cl माइनस है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, N ट्रिपल बॉन्डेड टू N कनेक्टेड टू Cl। तो ये N पर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इसने 4 बॉन्ड बनाया है, और Cl पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो HCl से निकल करके आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, H2O और ये H2O। तो यहाँ से अपने को 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता हुआ नजर आता है। तो इस रिएक्शन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, एक एक करके इसको पकड़ के रखना है और आपको समझ में आना चाहिए। ये HCl ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर ऐसा वाटर निकाल के बताने की भी जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि NaNO2 और HCl होगा, और जब भी आपके पास 1 डिग्री अमाइन होगा तो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू फ्रेशली प्रिपेयर नाइट्रस एसिड दैट इज HNO। या फिर आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप नाइट्रस एसिड ले लीजिए HNO2। ठीक है, जब इसका रिएक्शन करेंगे द मीडियम प्रेजेंट इज HCl, दैट इज व्हाई यू गेट अ सॉल्ट टाइप ऑफ कंपाउंड एंड यू विल गेट N2 प्लस Cl माइनस। इसका ओपन स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा कि R N ट्रिपल बॉन्डेड टू N, और यहाँ पर Cl होगा। तो ये नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज 4 बॉन्ड बनाया है, इसने 3 ही बॉन्ड बनाया, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, एंड Cl माइनस इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ओवर देयर, इट्स अ सॉल्ट टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है,
इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको N2+Cl-, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं डाइअज़ोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं हम इसे, डाइअज़ोनियम क्लोराइड। क्यों, डाई मतलब दो, अजो मतलब नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन, यम का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों नाइट्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू इधर उधर हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप समझ ही लेंगे। तो डाई मतलब दो, अजो मतलब नाइट्रोजन और यम का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया डाइअज़ोनियम। और यहाँ पर क्लोरीन माइनस है इसलिए मैं लिखूंगा क्लोराइड। अगर आपने HBr मीडियम यूज किया तो यहाँ मिलता ब्रोमाइड, HI मीडियम यूज किया तो यहाँ होता है आयोडाइड, पर वो सारे बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। ये HCl जो है वो ही अच्छी तरह से क्लोराइड माइनस आयंस प्रोवाइड करता है और अच्छी तरह से इसको स्टेबलाइज रखता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज HCl ओनली एंड दैट इज व्हाई वी गेट अ डाइअज़ोनियम क्लोराइड टाइप ऑफ ग्रुप। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, दिस इज अल्काइल, तो इसका नाम हो जाएगा दिस इज अल्काइल। फिर आगे N2+Cl- है तो इसे हम कहेंगे डाइअज़ोनियम क्लोराइड, डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो रिएक्शन है विद नाइट्रस एसिड थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार आप समझ लेंगे, इसको याद रख लेंगे तो ये आपको याद आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अल्काइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, हाँ ऑफ कोर्स टेम्परेचर इसी रेंज में रहेगा, बट फिर भी ये कंपाउंड है ना वो वेरी वेरी अनस्टेबल है। इट इज अगेन अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड जैसे ही वाटर के प्रेजेंस में आ जाएगा, क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाटर के प्रेजेंस में आया ना, क्या हो गया पता है, ये H और ये Cl क्या बन करके निकल गया, HCl बन करके निकल गया। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस है ना वो यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, N2 का गैस लिबरेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बचा क्या, ये जो OH है वो इस R से कनेक्ट होगा, दैट इज व्हाई वी गेट R बॉन्डेड टू OH, दैट इज अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा बताइए, फिर से यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, बताइए। ये जो OH है इस R से कनेक्ट होगा, ये जो Cl है वो इस H के साथ चले गया तो HCl बनेगा। ठीक है, और ये नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन तो बहुत अच्छी तरह से नाइट्रोजन गैस बन ही सकता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा इस तरह से। तो दिस इज हाउ यू गेट अल्कोहल एट द एंड। और अल्कोहल बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट है, हम जानते हैं अल्कोहल इज अ वेरी स्टेबल प्रोडक्ट, देयरफॉर रिएक्शन विल स्टॉप हियर एंड नॉट हियर। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसके बाद सीधा ये लिख लेते हैं, और ये हमने अल्कोहल चैप्टर में 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा है कि किस तरह से अमाइंस के अंदर से हम अल्कोहल बनाया जाता है, 1 डिग्री अमाइन से अल्कोहल बनाया जाता है। ये हम लोग अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में ऑलरेडी देखा है, पर इतने डिटेल में नहीं देखा था। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूँ आपको इतने डिटेल में समझ में आया होगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अल्काइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल, देयरफॉर इट रिएक्ट्स विद वाटर and gives alcohol. So this is how the action of nitrous acid on 1 degree amine is. ठीक है, उम्मीद करता हूँ फिर से ये आपको एक रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या दिया, देखो एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन इथाइलामाइन। तो इथाइलामाइन कैसे दिखता है, CH3 CH2 NH2। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइलामाइन, IUPAC में इसको कहा जाता है इथेनामाइन। ठीक है, इसका एक्शन किसका करना है, इसका नाइट्रस एसिड। तो आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रस एसिड है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसको इन सिटू में बनाना पड़ता है। तो इन सिटू में हम कैसे बनाएंगे, वी विल यूज NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विल मेंटेन द टेम्परेचर एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के इन सिटू की वजह से यहाँ पर नाइट्रस एसिड यानी HNO2 प्रोड्यूस होगा, और साथ में मीडियम क्या होगा, HCl। ये मीडियम में लिखता हूँ पर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मीडियम इज HCl। तो ऐसा करने की वजह से क्या होगा, यहाँ से वाटर लॉस होता है, और हमने देखा कि N2+Cl- ऐसा ग्रुप जनरेट होता है। तो यहाँ पर देखिए CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, ये जो नाइट्रोजन है और ये HNO2 से आया हुआ नाइट्रोजन, ये दोनों बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्डेड टू N, जिसमें इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और HCl मीडियम होने की वजह से इसके पास में Cl- आयंस आ रहे हैं, कुछ यूं इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप जनरेट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH2 N2+Cl- आप ऐसे भी लिख सकते थे, बट मैं दोनों ही फॉर्म आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब इसका अगर मैं ध्यान से देखूं नाम, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इथाइल। इथाइल देखो, दो नाइट्रोजन इसलिए डाई, नाइट्रोजन है इसलिए हम लिखते हैं अजो, और पॉजिटिव चार्ज इसलिए हम लिखते हैं नियम। तो ये क्या हो जाएगा, डाइअज़ोनियम, और क्लोराइड माइनस आयन है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो दिस इज नथिंग बट इथाइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो इथाइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, हमको पता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। सर हम लोग लो टेम्परेचर रख रहे हैं फिर भी अनस्टेबल है क्या, हाँ ये इस टेम्परेचर पे भी अनस्टेबल है। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों अनस्टेबल है। क्योंकि जो नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्डेड एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं बता पा रहा है। ठीक है, उल्टा इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि रेजोनेंस ना होने की वजह से, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पर चार्ज जो है उनका डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, इसलिए ये जो कंपाउंड है इस लो टेम्परेचर पे भी बहुत 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 अनस्टेबल है।
अब जैसे अनस्टेबल है, आपको पता है इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही अनस्टेबल कंपाउंड वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इसके साथ जब वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या होएगा, आप जानते हैं यहाँ से वाटर में से एक H और ये Cl, HCl बन के निकल जाएगा। N2 जो है उसको तो मौका चाहिए कि वो कब नाइट्रोजन गैस बने और लिबरेट हो जाए, ठीक है। तो बचा हुआ OH माइनस आयन C2H CH3 CH2 से कनेक्ट होगा, तो CH3 CH2 यहाँ आ गया OH, करेक्ट। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से 1 डिग्री अमाइन यानी इथेन अमाइन के ऊपर HNO2 का एक्शन करने की वजह से हमको इथाइल अल्कोहल मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगला रिएक्शन मैंने दिया है, दैट इज एक्शन ऑफ NaNO2 प्लस HCl ऑन मीथेन अमाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। और मीथेन अमाइन जो है वो भी यहाँ पर मिथाइल डायजोनियम क्लोराइड जैसा कंपाउंड बनाएगा जो वाटर के साथ रिएक्ट करके मिथाइल अल्कोहल बनाएगा। तो ये रिएक्शन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। तो ये होमवर्क में आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एंड विल रिएक्ट नाइट्रस एसिड विद एरोमेटिक अमाइंस एंड सी व्हाट हैपेंस। तो चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लोसिव रिएक्शन में पढ़ने वाले, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग नाइट्रस एसिड का एक्शन करते हैं किसी एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन पर, मतलब एनिलीन के ऊपर, तो देखिए क्या होता है कि क्या होगा। सपोज एनिलीन हम लेते हैं, ये रहा एनिलीन, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ इस तरह से NH और H, ठीक है। थोड़ा डिटेल में लिखूंगा इस रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से एनिलीन, ठीक है। उसके ऊपर आपने एक्शन किसका करा, नाइट्रस एसिड का, यानी HONO, यानी HNO2 ही तो है, करेक्ट। और ये HONO आया किधर से, ये आया NaNO2 प्लस HCl से, जो कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ऑलरेडी मेंटेन है। और इसका जो मीडियम रहा है वो कौन है, HCl, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो OH है, ये जो H है, ऑफ कोर्स एक वाटर मॉलिक्यूल बन करके निकल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो H है और ये जो H है और ये जो O है, ये फिर से यूं इस तरह से वाटर, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल रहे हैं। तो अब बचेगा क्या, बेंजीन रिंग है, ठीक है। उसके ऊपर नाइट्रोजन है, करेक्ट। ये नाइट्रस एसिड का भी एक नाइट्रोजन बचा हुआ है, तो वो इसके साथ ट्रिपल बॉन्डेड से कनेक्टेड होगा, करेक्ट है। ऐसा करने पे आप देखिए नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए क्लीन, लेकिन ये नाइट्रोजन ने 3 की जगह कितने बॉन्ड बनाए, 4, 3 इसके साथ और 1 इसके साथ। तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है ना, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज बनने की वजह से यहाँ से जो Cl माइनस है वो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिकली अटैच हो जाएगा। यही तो हमने इसके पहले के रिएक्शन में सीखा था, बस वो एलिफैटिक पर सीखा था, यहाँ हम एरोमेटिक पर सीख रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये है बेंजीन रिंग, तो मैं लिखूंगा बेंजीन। 2 है इसलिए डाई, नाइट्रोजन है इसलिए हम लिखते हैं अजो, पॉजिटिव चार्ज इसलिए हम लिखते हैं यम। तो ये हो गया बेंजीन डायोजोनियम, और क्लोरीन माइनस है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो दिस इज बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग प्यार से BDC भी कहते हैं। दिस इज बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। अब क्या है बेटा कि ये जो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड है ये भी एक्चुअली अनस्टेबल होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या है कि N2 प्लस और Cl माइनस में लिखता हूँ यहाँ पर इस तरह से कुछ, ठीक है। ये एलिफैटिक डायोजोनियम क्लोराइड है और ये एरोमेटिक डायोजोनियम क्लोराइड है। अब दोनों भी एक्चुअली अनस्टेबल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर में भी अनस्टेबल है, ये बनता ही नहीं है एक्चुअली, ये सीधा तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। बट ये कंपाउंड है ना वो इससे तो ज्यादा स्टेबल है। क्यों बताता हूँ मैं आपको, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसको बेंजीन के थ्रू बहुत अच्छे से रेजोनेंस मिल रहा है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ पर रेजोनेंस बहुत बढ़िया तरीके से होने की वजह से क्या होता है, चार्ज जो है वो डिलोकलाइज होता है, और चार्ज डिलोकलाइज होता है तो इसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज डिलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो R ग्रुप है उसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर चार्ज डिलोकलाइजेशन इतने अच्छे से नहीं हो रहा है, यहाँ पर चार्ज डिलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। तो जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे से चार्ज डिलोकलाइजेशन होगा तो मुझे बताइए ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज स्टेबल एंड दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। जो अनस्टेबल कंपाउंड है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और अल्कोहल बना लेगा, जो स्टेबल कंपाउंड है वो वाटर के साथ इतने आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर अल्कोहल बनता नहीं है, रिएक्शन यहीं पर रुक जाता है। बट सवाल ये है कि ये कंपाउंड कितनी देर तक स्टेबल रहेगा, ठीक है। देखिए जब तक आप 0 to 5 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखेंगे ये कंपाउंड स्टेबल रहेगा। जैसे ही आपने 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डाल दिया टेम्परेचर को तो ये जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये जो कंपाउंड है ये भी स्टेबिलाइज्ड है, बट इसी टेम्परेचर रेंज के अंदर स्टेबिलाइज है। इससे ज्यादा टेम्परेचर लेके आओगे कि ये अपना जो है अपने आप को डिकम्पोज कर लेगा। तो ये ध्यान रखना कि एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर रिएक्शन करते हो तो ये एक्चुअली बनता है, बट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जब एरोमेटिक के अंदर रिएक्शन करते हो ये कंपाउंड जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड वो स्टेबिलाइज्ड है, वो अपने आप को डायरेक्ट ऐसे अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर लेता है, ये स्टेबिलाइज्ड है और इनटू 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही स्टेबिलाइज्ड है, ठीक है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए N2 प्लस और Cl माइनस, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से हम बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसका मतलब क्या, एनिलीन को आप एक बार अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो तो मैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बहुत सारे रेंज ऑफ कंपाउंड्स बना सकता हूँ। क्या क्या बना सकते हैं, चलो चेक करते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हम ये कंपाउंड बना सकते हैं, दैट इज बेंजीन रिंग विथ हैलोजन ओवर इट, तो इसको हम कहते हैं हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हेलो बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को बहुत अच्छी तरह से बेंजीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो है N2+Cl- ग्रुप को हटा करके रिप्लेस करके हाइड्रोजन ला सकता हूँ। इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे से क्या बना लिया बेटा, बेंजीन बना लिया, ठीक है। उसी तरह से मैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के थ्रू नाइट्रोबेंजीन भी बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ बेटा, नाइट्रोबेंजीन भी बना सकता हूँ। तो लेट मी राइट नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह इसको यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत काम पड़ता है, तो इट इज अ नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से बना सकते हैं। उल्टा मैं यहाँ से इनफैक्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से ये भी तो बना सकता हूँ, देखिए यहाँ पर OH ग्रुप ला करके मैं इस कंपाउंड को फिनॉल बना सकता हूँ, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एनिलीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। एनिलीन से पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तक आएंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को फिनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से, तो ये भी हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा, कलरफुल डाइज, DYES डाइज बना सकता हूँ, ठीक है, कलरफुल डाइज बना सकता हूँ। डाइज क्या होती है, ठीक है, वो जो कलर पिगमेंटिंग एजेंट होता है, मतलब कपड़े के ऊपर आप जो कलर लगाते हैं वो डाई कलर होता है। डाई, हेयर डाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लोथ के ऊपर जो कलर लगता है उस डाई की बात कर रहा हूँ। तो वो डाइज जो होती है बहुत ब्यूटीफुल कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, येलो कलर की होती है, फिर क्रिम्सन रेड कलर की होती है, बहुत सारे कलर्स की अलग अलग वेरायटी की हम लोग डाइज बना सकते हैं। एक बार अगर आपके पास में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आ गया तो उसके ऊपर अलग अलग केमिकल का एक्शन करेंगे, अलग अलग कलर की डाई बनेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है। इसको हम डाई केमिस्ट्री बोलते हैं, जो कि बहुत हायर लेवल पे आती है, बट आपके सिलेबस में 2-3 रिएक्शंस दिए हुए डाई के, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है वो रिएक्शन सिखाने में, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस सभी रिएक्शन को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको इसका एक चार्ट बताऊंगा, इन तीनों का मिलके एक चार्ट बताऊंगा, और फिर ये कलरफुल डाइस का एक चार्ट बताऊंगा। तो टोटल मैं आपको 3 चार्ट बताऊंगा। एक्चुअली ये पूरा चार्ट मैं एक ही बोर्ड पे कवर करता हूँ, बट यहाँ पर इतना छोटा बोर्ड है ना मेरे पास, इसलिए मैं पूरा एक ही बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा। तो आप चाहे तो अपने नोटबुक में एक ही पेज पे कर सकते हैं अच्छी तरह से मैनेज करके, बट मैं यहाँ पर आपको 3 चार्ट बताऊंगा। फर्स्ट चार्ट, आई विल कन्वर्ट ऑल द BDC into all the types of halogen. Second chart will be converting BDC into benzene, nitrobenzene and phenol, correct है। And the third chart will be of colorful dyes. तो इस तरह से मैं इसको बाइफरकेट करके एक एक चीज आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत जरूरी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिए ये सभी कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है, बट एक बार बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बने तो। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, बाय एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, किस पर, एनिलीन के ऊपर। तो सारा खेल एनिलीन का है। एनिलीन को बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाओगे तो बाकी के कंपाउंड्स बनेंगे, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऑल द टाइम टेम्परेचर रेंज शुड बी फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एक भी पॉइंट पर इस रिएक्शन में, एक भी पॉइंट पर टेम्परेचर 5 डिग्री के ऊपर गया, आपका रिएक्शन वहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, इसको मेंटेन कीजिए, बैलेंस कीजिए। अगर आपको याद होगा तो देखिए हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में मैंने आपको सैंडमेयर्स रिएक्शन, गैटरमैन्स रिएक्शन, बाल्सकीमन्स रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन कराए थे जहाँ पर हम हेलोबेंजीन बना रहे थे। अगर आपको याद आ रहा है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, हम यहाँ पर फिर से सीख लेंगे, बट आपको ये पॉइंट पे याद आना चाहिए था, तो आपने एक बार नोट्स खोल के उसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके इनके आगे के रिएक्शंस।